हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लोज टेस्ट के पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे लेक्चर पार्ट 3 क्लोज टेस्ट का। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने क्लोज टेस्ट क्या होते हैं, कौन सी स्किल हमें या कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना होता है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते दौरान, उनके आंसर देने के दौरान, और साथ ही में हमने कुछ क्लोज टेस्ट अपने प्रैक्टिस किए थे। और लास्ट लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था मैंने। होमवर्क था कि ये क्लोज टेस्ट आपको अच्छे से रीड करना है और इसके कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन करा था, ओवर इंटेलिजेंस, डिप्रीवेशन और इसके साथ साथ ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन ये वर्ड्स क्या होते हैं। अब वन बाय वन इस क्लोज टेस्ट को हम दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। पेरेंट्स टेंड टू स्पॉइल देयर ओन चिल्ड्रन आइदर बाय ओवर इंटेलिजेंस और बाय डेप्रीवेशन। देखिए, ओवर इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा मगन हो जाना। जब आप किसी एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हो या आप उसमें इंडल्ज ज़्यादा ही हो जाते हो, उसको हम बोलते हैं ओवर इंटेलिजेंस, यानी उसमें ज़्यादा मगन हो जाना। डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित, किसी चीज़ से कमी रह जाना, या फिर आपको वो चीज़ का अनुभव ना मिला हो, किसी चीज़ से वंचित रह जाना या कमी रह जाना। तो बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरियाज़ होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हैं। तो वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं। किससे? डिप्राइव्ड वर्ड मतलब वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं नई टेक्नोलॉजी से, नए इन्वेंशन से। तो ये हमारा यहाँ पर वर्ड का मतलब होता है वंचित हो जाना। तो यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से स्पॉइल स्पॉइल मतलब खराब कर रहे हैं उनके फ्यूचर को लेके या फिर उनके आगे करियर को लेके, या तो वो उनको किसी काम में ज़्यादा ही मगन होने दे रहे हैं, ओवर इंटेलिजेंस। ओवर इंटेलिजेंस का मतलब है एक ही काम में ही रुचि लेने दे रहे हैं, या वंचित रख रहे हैं, या फिर वो वंचित हो जा रहे हैं किसी भी चीज़ से, उनको कुछ भी नहीं करने को मिल रहा है या हर एक चीज़ से वंचित है। चाइल्डहुड शुड बी द टाइम फॉर फ्रॉम प्राइमरी सेल्फिशनेस टू शेयरिंग। अब इसका मतलब क्या है कि बचपन जो है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें से हमें सेल्फिशनेस को छोड़ के शेयरिंग, यानी एक दूसरे के साथ बंटवारे हमें रहना चाहिए, एक दूसरे को हर एक के साथ शेयर करके चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि सेल्फिशनेस दिखा के। फॉर लर्निंग टू विद डेप्रीवेशन, कमी को छोड़ के हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट नाराज़गी या किसी चीज़ से कमी, वंचित रह जाने से छोड़कर हमें सीखना चाहिए, ऐसा चाइल्डहुड के बारे में बता रहा है यहाँ पर हमारा पैसेज। लर्निंग टू फेलियर, और हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए। सिंस ब्रेकिंग अ टॉय and forgetting a homework assignment are serious than breaking a marriage or forgetting to prepare for career advancement। यानी यहाँ पर जो हमारा पैसेज है ये बता रहा है किसी भी जो हमारा बच्चा है या जो हमारा चाइल्ड है उसके लिए उसके खिलौने का टूट जाना या फिर होमवर्क का करना भूल जाना, असाइनमेंट करना भूल जाना, वो ज़्यादा सीरियस है। किसके कंपैरिजन में? किसी के शादी का टूट जाना या फिर अब किसी के करियर के बारे में ना चिंता करना, ना उस पे ध्यान देना, उससे ज़्यादा किसी एक बच्चे के लिए सीरियस होता है उसके खिलौने का टूट जाना या फिर होमवर्क नहीं करना। बट डेप्रीवेशन एज इन कॉमन इन फैमिलीज, तो डेप्रीवेशन को बता रहा क्या रहा है यहाँ पर अभी कि ये फैमिलीज में कॉमन है। लीव्स मैनी चिल्ड्रन द स्टेज ऑफ पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनको छोड़ देता है। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप प्लेजर होता है, जब आपको तो आप ग्रेटिफाई होते हैं किसी चीज़ से, तो ये आपका ग्रेटिफिकेशन की बात करता है, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, राइट। द लेक ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग, ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया आपका, प्लेजर हो गया, फुलफिलमेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, किसी काम में मनोरंजन आना, तो वो हमारा ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है। द लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ टूवर्ड्स अदर एंड अ विश टू केयर फॉर दैम, बी पुअर टू बी अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है आप किसी भी बच्चे को ज़्यादा उनको नहीं मिल पाना, उनको चीज़ों को नहीं मिल पाना, वंचित रह जाना, ये डिप्राइव ही हम बोलेंगे अंडर प्रिविलेज को। मतलब दे आर ऑल्सो डिप्राइव्ड, चीटेड आउट एंड लर्निंग हाउ टू फेस लाइफ। अब उनको ये किससे वंचित रह जाते हैं? ये वंचित रह जाते हैं कि ज़िंदगी को कैसे सीखें, या ना हाउ टू लर्निंग, और लाइफ को कैसे सीखें, उसको कैसे फेस करें, उसका सामना कैसे करें, उन सब से वंचित रह जाते हैं। अब हमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स आता है चाइल्डहुड शुड बी द टाइम फॉर डैश फ्रॉम प्राइमरी सेल्फिशनेस टू शेयरिंग। अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड कैसा टाइम है।
चेंज करना चाहिए कि प्राइमरी सेल्फिशनेस से चेंज होना चाहिए किसके ऊपर, या फिर टर्न होना चाहिए, शिफ्टिंग होना चाहिए, रिमूविंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि जो टाइम है वो चेंज होगा या शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा। शिफ्ट कहाँ से होगा? सेल्फिशनेस से शेयरिंग में शिफ्ट होगा, है ना, एक दूसरे को खिलाना, एक दूसरे के साथ रहना, केयर करना। तो यहाँ पर आएगा आपका शिफ्टिंग। शिफ्टिंग यानी जो चाइल्डहुड का जो समय है वो शिफ्ट होगा सेल्फिशनेस से केयरिंग में, लर्निंग, फेलियर से लर्निंग में। तो इस पे देना है। कोप अप, एडजस्ट, फाइट और कोप। कोप, अब इसका मतलब हम समझेंगे द लैक फॉर लर्निंग टू डैश विद डेप्रीवेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब ये बात कर रहा है लर्निंग की। फॉर लर्निंग टू कोप, लर्निंग टू कोप विद डिप्रीवेशन यानी वंचित अगर कोई रह रहा है, कोई डिसअपॉइंट हो रहा है, तो उससे सीखना है, राइट, उससे उभरना है, उससे सीखना है। एंड लर्निंग टू फेलियर, थर्ड क्या, ओवरकम होगा, फेलियर से ओवरकम करना सीखेंगे, या फेलियर को एलिमिनेट करना सीखेंगे, या फेलियर को भूल जाना सीखेंगे, या फेलियर को रिमूव करना सीखेंगे। तो सबसे अच्छा होता है फेलियर से ओवरकम करना। सबसे अच्छा क्या पॉइंट होता है? ओवरकम करना, कि फेलियर से कैसे उभरना है, ये सीखना है बच्चों को। सिंस ब्रेकिंग अ टॉय एंड फॉरगेटिंग अ होमवर्क असाइनमेंट आर सीरियस देन ब्रेकिंग अ मैरिज और फॉरगेटिंग टू प्रिपेयर फॉर अ करियर एडवांसमेंट। अब फोर्थ ऑप्शन देखेंगे हम, वो ये बता रहा है कि उनके लिए क्या ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का खिलौना टूट जाना या फिर उनका असाइनमेंट हो जाना, या फॉर वर्स, या फिर और ज़्यादा खराब होता है उनके लिए, या फार लेस या फार मोर। तो जब हम पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे तो यहाँ से पता लगेगा हमें, सिंस ब्रेकिंग अ टॉय एंड फॉरगेटिंग अ होमवर्क आर फार लेस सीरियस, राइट, तो ये होगा हमारा फार लेस सीरियस। तो ये इसका सही आंसर होगा फार लेस सीरियस देन ब्रेकिंग अ मैरिज और फॉरगेटिंग टू प्रिपेयर अ करियर एडवांसमेंट। तो ये किसी भी बच्चे के लिए ये हमें ध्यान देना होगा। अगला आता है मच, एग्जॉस्टिव और एक्सेसिव और एवरी। हम ये देखेंगे, बट डैश डिप्रीवेशन। अब डिप्रीवेशन कैसा होगा? एग्जॉस्टिक होगा, एक्सेसिव होगा, कि क्या होगा? डिप्रीवेशन के बारे में बताया था, तो डिप्रीवेशन एक्सेसिव होता है। तो आवरी नहीं होगा, मच नहीं होगा, एग्जॉस्टिव नहीं होगा, डिप्रीवेशन, एक्सेसिव डिप्रीवेशन। एक्सेसिव डिप्रीवेशन क्या करता है? एक्सेसिव डिप्रीवेशन एज इज कॉमन इन फैमिलीज। तो अगला वर्ड देखेंगे, इज कॉमन इन फैमिलीज, यानी अंडर प्रिविलेज। जो फैमिलीज अंडर प्रिविलेज्ड होती हैं, जिनको पूरी तरीके से उनकी ज़रूरतों की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके अंदर डिप्रीवेशन यानी वंचित रहना ज़्यादा हो जाता है। अगर दो परिवारों की बात करी जाए जिसको हर चीज़ इजीली मिल जाती है, उसको स्कूल जाने के लिए पैसे, यूनिफॉर्म, कपड़े, और एक ऐसा परिवार है जहाँ पर खाने के लिए भी मुश्किल से उन्हें दिन का खाना मिलता है या भोजन मिलता है अपना दिन चलाने के लिए, अपना ज़िंदगी बिताने के लिए, तो यहाँ जो बच्चा रहेगा वो ज़्यादा वंचित होगा इस वाली फैमिली से। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, यानी जो जिनके पास पहले से ही कमी है, वो ज़्यादा वंचित रहेंगे। लीव्स मैनी चिल्ड्रन, अब बहुत सारे बच्चों को कहाँ छोड़ जाते हैं? द स्टेज ऑफ पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन की स्टेज पे लीव्स मैनी चिल्ड्रन स्टक इन, स्टक ऑन, स्टक अबाउट, स्टक, स्टिक इन, स्टक इन, छोड़ जाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं बच्चे, फंसे रह जाते हैं। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, दे लैक रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ टुवर्ड्स अदर एंड विश टू केयर ऑफ देम। यानी दे लैक रिसोर्सेज, अब उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, किसके लिए? फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ, किस चीज़ का सेंस डेवलपिंग करने के लिए? टुवर्ड्स अदर, फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसर्न और फ्रेंडशिप। ग्रैटिट्यूड, दूसरों के प्रति सहानुभूति, दूसरों के प्रति हमदर्दी, और इसके प्रति जो उनका जो सेंस होता है ये छूट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें ही बहुत सारी कमियां रहती हैं, ये नहीं होते। एंड अ विश टू केयर ऑफ देम, बी पुअर टू बी अंडर प्रिविलेज। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नाइन्थ वाला हमारा ऑप्शन क्या है।
वुड नॉट, शुड नॉट, नीड नॉट, हैड नॉट। तो क्या इसका सही आंसर होगा? They lack resources for developing a sense of gratitude towards other and a wish to care for them, need not be poor to be underprivileged। यानी उनको need not to be poor। तो यहाँ पर अगर हम इसको सही वर्ड यूज करें तो would not नहीं होगा, should not नहीं होगा, had not नहीं होगा, need not, जरूरत नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा need not होगा। अगला, दे, अगला हमारा fill in the blanks, the dash are also deprived, cheated out of learning how to face the life। तो किन की बात कर रहा है? जो हमारे डिप्राइव्ड होते हैं, जो वंचित रह जाते हैं, किस, कौन है ऐसे लोग? जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या ओवर कॉशियस होते हैं, या ओवर इंथुजियास्टिक होते हैं, या फिर हमारे ओवर इंडल्ज्ड होते हैं। जो ओवर इंडल्ज्ड होते हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लोज 4 फिनिश हुआ। अब आता है हमारा क्लोज 5। तो इस तरीके के क्लोज अब एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं। हम 10 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्लोज इसलिए करें जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़े। तो लेकिन एग्जाम में आपको 5 ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब इनको क्या है, इनको हमें छोटे से ही पैराग्राफ में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि किस बारे में दिया गया है। ऑक्शंस आर पब्लिक डैश ऑफ गुड्स कंडक्टेड बाय एन डैश ऑक्शनर। He encourages buyers to higher prices and finally names the bidder। बिडर का मतलब होता है जो बोली लगाता है। ऑक्शंस का मतलब होता है जब नीलामी होती है तो जो गुड्स होते हैं उनकी बोली लगाई जाती है। तो यहाँ तक पूरा कहने का मतलब है कि ऑक्शन होगा गुड्स का और उसको ऑक्शनर करवाएगा, और वो क्या करेगा, वो बायर्स को इनकरेज करेगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा फाइनली उसका नाम ले दिया जाएगा बिडर का, जो ज़्यादा बोली लगाने वाला है, एज द बायर ऑफ द गुड, वो उसका खरीदार है, उसने उसको खरीद लिया। दिस इज कॉल्ड नॉकिंग डाउन। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग डाउन द गुड्स। फॉर व्हेन द बिडिंग एंड्स द ऑक्शनर अ स्मॉल हैमर ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे ही बिडिंग खत्म हो जाती है, आपने देखा होगा टेलीविजन पे, जैसे ही बिडिंग खत्म हो जाती है तो वो नॉक करता है, टेबल पे हथौड़ा मारता है और बोलता है सोल्ड, यानी ये बिक गया है। अब हमें इसके ऑप्शन देखना है। अब देखिए, जो ऑक्शनर होता है वो क्या सेल करता है, मार्केटिंग करता है, प्रमोशन करता है, व्यूइंग करता है। अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो ऑक्शंस आर पब्लिकली सेल ऑफ गुड्स, मार्केटिंग के लिए नहीं होते हैं, मार्केटिंग के लिए नहीं लिखा जाता है, प्रमोशन के लिए नहीं होता है, व्यूइंग देखने के लिए नहीं होता है, सेल बेचने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा सेल। कंडक्टेड बाय एन, अब कौन कंडक्ट करेगा? बाय एन ऑक्शनर। अब कौन सा होता है? अथॉरिटेटिव, अलाउड, ऑथेंटिक, अप्रूव्ड। तो जो भी ऑक्शनर अप्रूव्ड होगा, जो भी ऑक्शनर अप्रूव्ड होगा वही तो इसको ऑक्शन को लेगा। तो अप्रूव्ड की जरूरत है यहाँ पर, तो सही आंसर होगा अप्रूव्ड। ही इनकरेजेस बायर टू डैश हायर प्राइजेस एंड फाइनली नेम द। अब वो क्या कर रहा है? वो इनकरेज कर रहा है। क्या कर रहा है? अब इनकरेज क्या करेगा? बाय करने के लिए बोल रहा है, गेट करने के लिए बोल रहा है, बार्गेनिंग करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो इनकरेज करने के लिए बोल रहा है बिड, बिड लगाने की बात कर रहा है, बिड लगाने की बात कर रहा है। तो जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा वो उसको ले जाएगा। अगला, एंड फाइनली नेम्स द बिडर। किसको नेम कर रहा है? नेम द ब्रिडर। अब कौन ब्रिडर? स्मार्टेस्ट, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला, हाईएस्ट। जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, वो इसे ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉकिंग डाउन द गुड्स। फॉर व्हेन द बिडिंग एंड्स एन ऑक्शनर अ स्मॉल हैमर ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो एक छोटा सा हैमर टेबल पे मारेगा। बैंग, थ्रेशर, स्मैश या हिट। देखिए, स्मैश होता है जब हम किसी तोड़ने के लिए करते हैं, हिट अब वो करेगा बैंग, वो एक आवाज करेगा, ऑक्शन की आवाज करेगा उसको हैमर को मार के कि ये सोल्ड हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है क्लोज 6। अब क्लोज 6 देखते हैं ये किस बारे में हुआ है। दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया, people from all parts of country and the world to Delhi. There are many historical buildings, people, the Rajghat, Shantivan and Vijay Ghat. We visited Delhi last year, our cousins.
There many other historical cities. Agra, one of them. We visit Agra and Jaipur next time. The Red Fort of Delhi and the Hawa Mahal of Jaipur were famous for their Mughal Rajasthani architecture respectively. तो ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हमारे मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है। जो हमारे जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रही हैं। वो मॉन्यूमेंट्स हमारे दिल्ली में है, तो यहाँ पर दिल्ली का रेफरेंस दिया हुआ है। दिल्ली में जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, शांतिवन हो गया, राजघाट हो गया, विजय घाट हो गया। और यहाँ पर जयपुर में हवा महल की बात हो रही है, दिल्ली के लाल किला की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पैसेज में बताया कि ये दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स और उन किसी की ट्रिप को लेकर बात हो रही है। तो दिल्ली डैश, तो दिल्ली क्या है? क्या दिल्ली कैपिटल थी? क्या दिल्ली वर होगी? क्या दिल्ली आर होगी? तो देखिए, पहले तो सबसे पहले हम इन्हें एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये पास्ट के टेंस है। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे, दिल्ली किसी का नाम है और वो एक है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही जो वर्ब आएगी वो इज आएगी। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड टू दिल्ली। तो पीपल जो आते हैं वो कम, कम्स, कमिंग, कम। तो यहाँ पर क्या होगा? केम। देखिए, केम का मतलब हो गया, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये जनरल फैक्ट की बात कर रहा है। जनरल फैक्ट होगा तो पास्ट में तो कभी लिखा भी नहीं जाएगा। और कम्स, तो यहाँ पीपल, यहाँ प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कम्स तो आ ही नहीं सकता, सिंगुलर है। कमिंग, अब देखिए जब हम यहाँ पर कमिंग यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें आर होना चाहिए था, क्योंकि आर के साथ ही कमिंग होगा। पर लेकिन ये फैक्ट है, तो फैक्ट हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो पीपल कम, तो क्या होगा? पीपल कम टू दिल्ली। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड कम टू दिल्ली। देयर डैश मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को लेकर इंट्रोड्यूस करा है। तो अभी भी हैं क्या? बिल्कुल है, तो यहाँ वर्ग हट जाएगा। तो देयर डैश मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो यही लिखा गया है सेंटेंस। तो देखिए, ये देयर जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, अगर ये आपने ग्रामर में पढ़ा हो। तो ये किसके लिए हुआ है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर आर, क्योंकि ये बिल्डिंग्स अभी भी हैं। तो इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, देयर आर। तो क्या आंसर होगा? देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अगला आता है हमारा पीपल द राजघाट, शांतिवन एंड विजय घाट। अब हमें बात करना है क्या है, लोग क्या करते हैं? क्या लोग विजिटेड करते हैं या विजिटिंग? देखिए, विजिटिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि विजिटिंग जब भी आएगा तो आर के साथ आता है, आर प्लस विजिटिंग। विजिटिंग वैसे कभी नहीं आएगा। तो लोग सिंगुलर हैं क्या जो विजिट्स करेंगे? तो लोग हमारे सिंगुलर्स भी नहीं है, तो विजिट्स भी नहीं करेंगे। क्या लोग विजिटेड पास्ट की बात हो रही है? नहीं, ये जर्नल फैक्ट की बात हो रही है। लोग जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, शांतिवन में जाते हैं, राजघाट जाते हैं। तो पास्ट का भी टेंस नहीं होगा, तो ये होगा हमारा सही टेंस, पीपल विजिट। पीपल विजिट द राजघाट, शांतिवन एंड विजय घाट। फोर ऑन ऑफ विद। अब हमें प्रीपोजिशन देना है। ये पूरा पैसेज ग्रामर को टेस्ट कर रहा है। वी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, किसके साथ? आप अपने कजन्स के साथ जाएंगे, तो आप साथ बता रहे हो, साथ में किसके साथ जाएंगे? तो जब साथ में हम जाते हैं किसी के साथ तो हम विद यूज करते हैं, विद अवर कजन्स। तो कजन्स कौन होते हैं? हमारे जो भाई बहन होते हैं हम उनको कज़न बोलते हैं। चाचा के, ताऊ जी के, माम मामा के, मौसी के, इन सबको हम कज़न्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा विद। तो कज़न्स के साथ कभी ये नहीं लगाएंगे हम कज़न प्लस ब्रदर या फिर सिस्टर, नहीं, गलत होता है। इसका मतलब खुद, कज़न का मतलब वो खुद ब्रदर और सिस्टर को रिलेट करता है। तो सही, अगर कभी भी आपको ऐसा इंग्लिश में दिखे कि कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर लिखा है, उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। अगला आता है हमारे पास देयर डैश मैनी अदर हिस्टोरिकल सिटीज। अगर मैं यहीं से इसको देखूं तो देयर हमारा क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसके लिए आया है? हिस्टोरिकल के लिए नहीं आया है, वो इस नाउन के लिए आया है, सिटीज, क्योंकि हिस्टोरिकल इसका एडजेक्टिव है। राइट, मैनी अदर, ये इसके और क्वांटिफायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा देयर आर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा देयर आर। अभी भी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं, सिटीज हैं।
ये पास्ट के तो काटना है, इज नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, देयर आर मैनी अदर हिस्टोरिकल सिटीज। तो अभी दोबारा हमें आर वॉज इज वर लगाना है हमें, तो इसमें से हमें सही यूज करना है, कौन सा होगा। अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इसमें। आगरा। अब देखिए आगरा एक पर्टिकुलर एक सिटी का नाम है, वन ऑफ देम का मतलब है क्या, वो बहुत सारी हिस्टोरिकल सिटीज में से एक ऐसी सिटी है। तो आगरा आर होगा, वॉज होगा, वर होगा, नहीं, आगरा इज वन ऑफ देम, तो आगरा उनमें से एक है। वी विजिट आगरा एंड जयपुर नेक्स्ट टाइम, तो वो बता रहा है वो विजिट करेंगे आगरा और जयपुर नेक्स्ट टाइम, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या वो विजिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वी वुड आएगा, या कुड आएगा, या कैन आएगा, या फिर आएगा, वो बता रहे कि हम नेक्स्ट टाइम पक्का विजिट करेंगे। सो वी विल विजिट आगरा जयपुर नेक्स्ट टाइम यानी फ्यूचर का इंडिकेशन कर रहा है। तो फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर जो है फ्यूचर टेंस लिखेंगे विल। तो हम देख रहे हैं क्लोज में कहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस टाइम की बात करिए उसके अकॉर्डिंग हम टेंस लिख रहे हैं। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड हवा महल ऑफ जयपुर वर डैश फेमस फॉर देयर मुगल एंड डैश राजस्थानी आर्किटेक्चर रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या बात कर रहा है, रेड फोर्ट और दिल्ली के बारे में बात कर रहा है कि वो फेमस क्यों थे, वो फेमस क्यों हैं। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, आर वेरी मच फेमस, आर वेरी फेमस, आर टू फेमस, आर मोर फेमस। तो आर अब क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो दे वर वेरी फेमस, बहुत फेमस थे, मच फेमस नहीं होता है, वेरी फेमस होता है, वेरी फेमस फॉर देयर मुगल। अब मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्ट, अब देखा जाए तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स हैं। अब इन दो वर्ड्स को आप किससे जोड़ोगे, आइदर, बिकॉज और एंड। अगर आप इसको सही से समझेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, दोनों आर्किटेक्चरों का कॉम्बिनेशन है, मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर आएगा हमारा एंड, यानी कंजक्शन है जो हमारे वर्ड को जोड़ रहा है। अब हम अगला पैसेज पढ़ते हैं, क्लोज नंबर 7। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या मिलेगा। In civilized life is a rule. Violence against taking into our hands. It is a rule which of us observe so often. So often का मतलब frequently, किसी को बार बार देखना। Violence का मतलब होता है हिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा। इंडीड दैट अ ग्रेट, इंडीड हमने आपको बताया था जब किसी से सहमत होते हैं तो तब हम इंडीड को यूज करते हैं। दैट अ ग्रेट ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ ऑर्डर orderliness and non-violence as a part of the scheme of nature, but when comes into their midst refuses to observe the current rules and the simple rule that might is right. The law abiding members of society do not know what to do and look on in bewildered bewildered confusion। तो यहाँ पर अभी कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, एक वर्ड है हमारा मिड्स और एक होता है हमारा bewildered confusion। क्या होता है, अबाइडिंग मतलब होता है कि लॉ अबाइडिंग का मतलब है जो फॉलो करता है, जिससे जो बंधा रहता है, कानून से बंधे लोग हैं, मतलब लॉ को फॉलो करते हैं। अबाइडिंग हम उस लिए यूज करते हैं। और ये जो दो वर्ड्स हैं, आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता करने हैं सबसे पहले, क्योंकि इसी तरीके से हम अपनी वोकैब को भी इंक्रीज करेंगे। तब तक हमें मीनिंग नहीं पता होंगे, तब तक हम क्लोज को किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें एंड में जाके हमें उसका कंक्लूजन निकालना है, उसी के बेसिस पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो हमें इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए। तो bewildered का मीनिंग क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। मिड सेट का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज के बीच में होता हो, इन मिडिल ऑफ समथिंग। मिड सेट का मतलब होता है इन मिडिल ऑफ समथिंग, मिडिल ऑफ समथिंग। और bewildered का मतलब होता है परप्लेक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है, हक्का बक्का हो जाना, एकदम आपने कुछ सुना और आप नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में आ गए हो, हक्का बक्का हो जाना, एकदम चकित तरीके से हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं bewildered। अब इसका मीनिंग क्या है, ये बात जो पैसेज कर रहा है, ये पैसेज कर रहा है कि किसी भी सिविलाइज्ड लाइफ के अंदर वायलेंस को लेकर क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस को लेकर क्या होना चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, स्कीम क्या होना चाहिए नेचर का, और जो नॉन वायलेंस लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। माइटी इज राइट,
माइटी इज राइट का मतलब होता है, जो माइटी का मतलब होता है जो बड़ा होता है। हम भगवान के लिए बोलते हैं ऑल माइटी, तो माइटी मतलब ग्रेट, जो रूलर होता है, जो रूल करता है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्लोज वन पढ़ेंगे अपना। तो क्लोज वन में अब सबसे पहले हमारा जो पार्ट वन आता है वो किस बारे में बात कर रहा है? तो पार्ट वन जो हमारा बात कर रहा है, इन सिविलाइज्ड लाइफ इज अ रूल, इज अ रूल वायलेंस अगेंस्ट टेकिंग इनटू आवर हैंड्स। तो क्या है? एक रूल है। रूल किसके लिए? रूल आफ्टर, रूल एट, रूल अगेंस्ट और रूल अपॉन। तो रूल किसके लिए है? हमारे पास रूल है कि रूल इज अ रूल अगेंस्ट वायलेंस। वायलेंस के क्या है? अगेंस्ट है। वो अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट क्या रूल है? अगेंस्ट टेकिंग, टेकिंग पुलिस, पीपल, रूल और लॉ। तो आप क्या करते हैं? टेकिंग लॉ इन अवर हैंड्स, कानून हाथ में लेना। यानी इन सिविलाइज्ड लाइफ इज अ रूल अगेंस्ट वायलेंस। वायलेंस के अगेंस्ट एक रूल है कि हम जो कानून है उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगेंस्ट टेकिंग लॉ इनटू, टेकिंग लॉ इनटू आवर हैंड्स। तो हमें अब कभी भी किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये हमारी पहली लाइन का मतलब है। इट इज अ रूल विच डैश ऑफ अस ऑब्जर्व सो ऑफन इंडीड दैट अ ग्रेट डैश ऑफ पीपल go through life dash orderliness and non-violence as a part of the scheme of nature। तो अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। most, none, many, every। तो अब हमारे ऑप्शंस में से क्या दिया जा रहा है? रूल, द सिंपल रूल, ये अब हम पढ़ेंगे। इट इज अ रूल विच ऑफ अस ऑब्जर्व, कौन? अस, मैनी ऑफ अस, अगर आपने ये शुरू हो तो मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से ये ऑब्जर्व करते हैं दैट अ ग्रेट, ग्रेट क्या? ग्रेट वॉट? ग्रेट अमाउंट हो सकता है या नंबर हो सकता है या क्या हो सकता है? ग्रेट नंबर, बहुत सारे लोगों को जब हम बोलते हैं ग्रेट नंबर ऑफ पीपल या ग्रेट नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ डैश ऑर्डरलीनेस एंड नॉन वायलेंस एज अ पार्ट ऑफ स्कीम। तो ग्रेट नंबर ऑफ पीपल नॉट एक्सपेक्टिंग या एक्सपेक्टिंग, नॉट एक्सेप्टिंग या एक्सेप्टिंग। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद और एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना। तो उम्मीद और मान लेना में थोड़ा अंतर होता है। तो एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है लाइफ, थ्रू लाइफ एक्सेप्टिंग ऑर्डरलीनेस एंड नॉन वायलेंस। तो जो नॉन वायलेंस है एज अ पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ नेचर, ये नेचर का पार्ट है। बट व्हेन कम्स इनटू देयर मिडसेट, यानी इन बिटवीन ऑफ समथिंग या इन मिडल ऑफ समथिंग, refuses to observe the current rules, तो मना कर देते हैं करंट रूल्स को ऑब्जर्व करने में। तो ए बट इन नो वन, एनी वन, नन और एवरी वन। तो जो इसमें बात हो रही है अगर आप इसको देखो, बट व्हेन एनी वन कम्स इनटू देयर मिड सेट, यानी कोई भी जब वो किसी चीज के मिडल में आता है, राइट, तो यहाँ पर क्या वर्ड होगा? नो वन नहीं होगा, एनी वन, यानी किसी के बारे में बात करी जा रही है तो हमें नहीं पता है सही नंबर, तो एनी वन क्या सही आंसर होगा? एनी वन। बट व्हेन एनी वन कम्स इनटू देयर मिड सेट, यानी इन मिडिल ऑफ समथिंग, रिफ्यूजेस टू ऑब्जर्व द करंट रूल्स, तो वो मना कर देता है, ये सारे रूल्स को मानने से मना कर देता है। कौन से रूल्स मानने से मना कर देता है? जो हमारे क्या है कि वायलेंस को हाथ में नहीं लेना है। तो अगर आप देखो एनी वन, एनी वन के लिए आगे हमने इंट्रोड्यूस करा है एक प्रोनाउन। तो एनी वन के लिए हाउ तो कभी होगा नहीं, हुम नहीं होगा, वेयर तो सबसे पहले हाउ और वेयर को काटते हैं हम लोग क्योंकि ये कभी नहीं होते हैं। हाउ और वेयर हमारे एडवर्ब की तरह पे काम करेंगे। हुम जो होता है ये हमारा किसके लिए काम करता है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस के लिए काम करता है। यहाँ पर होगा एनी वन हु। एनी वन के लिए क्या यूज हुआ है? अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, एनी वन comes into their midst who refuses to observe the current rules and dash the simple rule that might is right। तो अब सिंपल रूल उसके दिमाग में क्या आता है कि जो माइट है, जो बड़ा है वही सही है, एंड फॉलोइंग, क्या फॉलोइंग करेगा वो कि जो बड़ा है, या फॉलोड या फॉलोज। तो अगर आप देखो हु, एनीवन जो होता है हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। एनीवन कौन होता है? हमारा सिंगुलर होता है। अगर एनीवन सिंगुलर होता है
तो यहाँ पर आएगा फॉलोज। तो वो फॉलोज करता है, क्या फॉलो करता है? दैट माइट इज ग्रेट, जो बलवान है, जो बड़ा है, वही विजेता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइट इज ग्रेट। द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स डैश सोसाइटी डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड लुक ऑन इन। तो जो लॉ अबाइडिंग मेंबर्स हैं उन्हें नहीं पता क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी वो मेंबर्स किसके हैं? देखिए, ऑफ का मतलब होता है रिलेशन शो करना। किसका? मेंबर्स का रिलेशन शो किया जा रहा है किसके साथ? सोसाइटी के साथ। मेंबर्स का रिलेशन शो किया जा रहा है सोसाइटी के साथ। तो सोसाइटी के साथ हमारा मेंबर का रिलेशन शो किया जा रहा है। तो मेंबर ऑफ सोसाइटी डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड लुक ऑन इन डैश बिलविंडर कंफ्यूजन। तो अब वो क्या करते हैं? वो लुक ऑन करते हैं। लुक ऑन हेल्पिंग। देखिए, जब किसी को पता नहीं होता है वो क्या करे क्या ना करे, क्या वो हेल्पिंग फील करेगा? नहीं, वो हेल्पलेस, असहाय महसूस करता है। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट कंप्लीट हुआ क्लोज टेस्ट का, इसके बाद हम अगले पार्ट में मिलते हैं। फिर और भी कुछ हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ से हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जैसे पूछे जा रहे हैं हमें वो पैटर्न भी पता चलेगा, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हम अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।